जीवन में संघर्ष प्रकृति, स्वयं और परिस्थितियों के विरुद्ध किया जाने वाला निरंतर प्रयास है जो हमें मजबूत बनाता है और जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। इसलिए संघर्ष से भागने की बजाय उसका सामना जरूर करें। सुप्रभात, नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला। 1 अक्टूबर को सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे डाक टिकट और स्मारक सिक्का। 1925 में हुई थी संघ की स्थापना। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी की सफाई और प्रदूषण मुक्ति की दिशा में एक बड़ा कदम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे 4000 करोड़ रुपए की यमुना पुनरुद्धार परियोजनाओं का उद्घाटन। ओखला में एशिया के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी करेंगे शुभारंभ। करूर भगदड़ मामले की जांच के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गठित की 8 सदस्यीय जांच कमेटी। हेमा मालिनी करेंगे प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। सदस्यों में शिवसेना के श्रीकांत शिंदे और तेलुगु देशम पार्टी के पुट्टा महेश कुमार शामिल। प्रतिनिधिमंडल प्रभावित परिवारों से करेगा मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में की कैनेडियन समकक्ष अनीता आनंद से मुलाकात। भारत कनाडा संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। जयशंकर ने कनाडा से संबंधों के पुनर्निर्माण के लिए उच्चायुक्त की नियुक्ति के फैसले का किया स्वागत। अनीता आनंद को भारत आने का दिया न्योता। और विमेन्स वनडे वर्ल्ड कप का आगाज आज से 34 दिन में होंगे 31 मुकाबले। पहले मुकाबले में मेजबान भारत का सामना श्रीलंका से। गुवाहाटी में खेला जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच मैच। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा टूर्नामेंट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर लिए हैं। 2 अक्टूबर को आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष समारोह मनाएगा। शताब्दी वर्ष की पूर्व शाम एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने की पूर्व संध्या पर मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। ये ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। डाक टिकट और सिक्का संघ के 100 साल पूरे होने की पूर्व शाम यानी दशहरा से एक दिन पहले 1 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले की उपस्थिति में संगठन के शताब्दी वर्ष समारोह की पूर्व संध्या पर डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में रविवार को विशेष रूप से संघ के शताब्दी वर्ष का उल्लेख भी किया था। उन्होंने कहा था कि पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार ने देश को वैचारिक गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालने के लिए संघ की स्थापना की थी। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले कुछ ही दिनों में हम विजयादशमी मनाने वाले हैं। इस बार विजयादशमी एक और वजह से बहुत विशेष है। इसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष हो रहे हैं। एक शताब्दी की ये यात्रा जितनी अद्भुत है, अभूतपूर्व है, उतनी ही प्रेरक है। आज से 100 साल पहले जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, तब देश सदियों से गुलामी की जंजीरों में बंधा था। सदियों की इस गुलामी ने हमारे स्वाभिमान और आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचाई थी। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के सामने पहचान का संकट खड़ा किया जा रहा था। देशवासी हीन भावना का शिकार होने लगे थे। इसलिए देश की आजादी के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण था कि देश वैचारिक गुलामी से भी आजाद हो। ऐसे में परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस विषय में मंथन करना शुरू किया और फिर इसी भगीरथ कार्य के लिए उन्होंने 1925 में विजयादशमी के पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। डॉक्टर साहब के जाने के बाद परम पूज्य गुरु जी ने राष्ट्र सेवा के इस महायज्ञ को आगे बढ़ाया। आज आरएसएस 100 वर्ष से
बिना थके, बिना रुके राष्ट्र सेवा के कार्य में लगा हुआ है। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी की सफाई और प्रदूषण मुक्ति की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यमुना के पुनरुद्धार के उद्देश्य से 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 46 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ओखला में एशिया के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे। ये विशालकाय प्लांट राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत यमुना पुनरुद्धार योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और दिल्ली की लगभग 40 लाख आबादी के सीवेज को शोधित करेगा, जिससे यमुना में सीधे जाने वाले प्रदूषण में भारी कमी आएगी। 124 मिलियन गैलन प्रतिदिन की क्षमता वाला ये अत्याधुनिक एसटीपी ओखला में पुराने 4 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों की जगह लेगा। ओखला एसटीपी के उद्घाटन के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह यमुना पुनरुद्धार मिशन के तहत कुल 46 परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिनकी कुल लागत 4500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इन परियोजनाओं में कई एसटीपी, सीवर लाइनें और जल भंडार शामिल हैं। केंद्र ने कहा है कि वो लद्दाख मामले पर लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि सरकार को विश्वास है कि लद्दाख के लोगों के साथ लगातार बातचीत से जल्द ही अच्छे नतीजे सामने आएंगे। एलएबी ने इसके पहले घोषणा की थी कि जब तक लद्दाख में सामान्य स्थिति बहाल नहीं हो जाती और अनुकूल माहौल नहीं बन जाता, तब तक केंद्र के साथ बातचीत से वो दूर रहेगा। एलएबी ने कहा था कि वो वार्ता की मेज पर लौटने के बारे में पुनर्विचार करेगा अगर 6 अक्टूबर को निर्धारित अगले दौर की वार्ता से पहले सही कदम उठाए जाएं। एलएबी सरकार से 24 सितंबर को हिंसा में हुई मौतों की न्यायिक जांच सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज से कराने और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक सहित हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहा करने की मांग कर रहा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार लद्दाख पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति या ऐसे किसी भी मंच के माध्यम से एलएबी और केडीए के साथ चर्चा का स्वागत करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ की जांच के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों की 8 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति भगदड़ की परिस्थितियों की जांच करेगी और एक रिपोर्ट पेश करेगी। इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई थी। बीजेपी आमतौर पर इस तरह की दुखद घटनाओं की जांच के लिए अपने नेताओं को घटनास्थल पर भेजती है, लेकिन इस बार पार्टी ने अपने सहयोगियों शिवसेना और तेलुगु देशम पार्टी के सांसदों को भी 8 सदस्यीय समिति में शामिल किया है। मथुरा से बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी इस प्रतिनिधिमंडल की संयोजक है और इसके सदस्यों में शिवसेना के श्रीकांत शिंदे और तेलुगु देशम पार्टी के पुट्टा महेश कुमार भी शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों में अनुराग ठाकुर, तेजस्वी सूर्या, पूर्व आईपीएस अधिकारी ब्रिजलाल, अपराजिता सारंगी और रेखा शर्मा का नाम शामिल है। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से कल मुलाकात की। उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भगदड़ में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के दुख को बयां करने के लिए उनके पास शब्द नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं फिर नहीं होनी चाहिए। आना नेतिकी இரவு பிரதமர் ஐயா ஹோம் மினிஸ்டர் இருவரும் டாக்டர் முருகன் அவர்களையும் என்னையும் பர்சனலா நீங்க போய் உயிரிழந்தவங்களுடைய குடும்பங்களை சந்திச்சு அவங்களுக்கு ஆறுதல் கூறணும். அதே மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிருக்கிறவங்களையும் பார்த்து அவங்களுடைய ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி நடந்துட்டு இருக்கு என்னன்றதையும் விசாரிக்கவும், உடனடியா தாம் வர விரும்புற நிலை இருந்தாலும் வரக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லாத காரணத்தினால எங்க 2 பேரையும் பிரதமர் ஐயா அனுப்பி வச்சாங்க. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों को राष्ट्रीय धरोहर करार दिया है और कहा कि समाज को उनके दशकों लंबे अनुभव, नेतृत्व, अनुशासन और रणनीतिक सोच का फायदा मिलता है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक न केवल वर्दी में राष्ट्र की सेवा करते हैं बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी अपने कार्यों के माध्यम से इसे जारी रखते हैं। राजनाथ सिंह ने सोमवार को दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 को संबोधित किया। पूर्व सैनिकों के कल्याण, पुनर्वास और
पुनः एकीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को जाहिर किया। उन्होंने जोर दिया कि पूर्व सैनिकों की उपलब्धियां न सिर्फ साथी सैनिकों को बल्कि युवाओं को भी समर्पण और निष्ठा के साथ राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित करती हैं। पूर्व सैनिक एक राष्ट्रीय संपत्ति है जो दशकों के अनुभव, नेतृत्व, अनुशासन और रणनीतिक सोच को समाज में लाते हैं। सामाजिक और आर्थिक पहलुओं में उनकी निरंतर भागीदारी समुदाय और समग्र रूप से राष्ट्र को मजबूत बनाती है। यक्स सर्विसमैन को हमने हमेशा एक एसेट के रूप में देखा है, क्योंकि जब भी कोई सैनिक सर्विस से रिटायर होता है तो अपने साथ डिकेड्स का, दशकों का अनुभव लेकर वो समाज के बीच जाता है। और इसके अलावा सर्विस में रहते हुए उस जवान के अंदर कई तरह की और कैपेबिलिटी, क्षमताएं भी डेवलप होती हैं जो समाज के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं, समाज के लिए बहुत ही काम की होती हैं। और उनकी एक कैपेबिलिटीज किसी भी समाज और राष्ट्र के लिए किसी अमूल्य धरोहर से कॉमन नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए हमारा समाज अपने वेटरन्स को एक एसेट के रूप में देखता है। साथियों, आज के समय दुनिया जिन परिस्थितियों से गुजर रही है और समाज जिन बदलावों के दौर से गुजर रहा है, उसको देखते हुए हमारे वेटरन्स का रोल मैं समझता हूं कि और भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। आप अपने आसपास देखिए कि आजकल समाज में सामाजिक विघटन हो रहा है। कई बार हमारे कुछ युवा गलत दिशा में चले जा रहे हैं। इसके अलावा नशाखोरी जैसी समस्याएं भी स्वाभाविक है, आप भी महसूस करते होंगे जहां रहते हैं कि ये जगह जगह बढ़ रही हैं। जाहिर सी बात है कि यह सब सारी सामाजिक समस्याएं हैं। इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए समाज के स्तर पर भी काम हो सकता है और हमारे वेटरन्स इस सामाजिक बदलाव के सूत्रधार के रूप में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। और उनको इस भूमिका में उतारने में आप सभी पॉलिसी मेकर्स अपना बहुत अहम रोल भी निभा सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को अपने कनाडियन समकक्ष अनीता आनंद से मुलाकात की। ये मुलाकात न्यूयॉर्क में हुई, जहां दोनों देशों के बीच भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मीटिंग को लेकर एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ आज सुबह न्यूयॉर्क में अच्छी मुलाकात हुई। उन्होंने आगे लिखा कि संबंधों के पुनर्निर्माण के लिए उच्चायुक्तों की नियुक्ति स्वागत योग्य है और इस संबंध में आगे के कदमों पर आज मेरी चर्चा हुई है। इसके साथ ही एस जयशंकर ने अपनी इस पोस्ट में बताया कि उन्होंने कनाडा के विदेश मंत्री को भारत आने के लिए आमंत्रण दिया है और अब वो उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र से इतर हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी की दिल्ली इकाई के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कई और नेता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि दिल्ली और बीजेपी का रिश्ता सिर्फ एक शहर और एक पार्टी का नहीं, ये सेवा, संस्कार और सुख दुख में साथ निभाने का है। पहले जनसंघ और फिर बीजेपी के रूप में हमारी पार्टी हमेशा दिल्ली के हितों के लिए प्रतिबद्ध रही है। पहले जनसंघ के रूप में और फिर भाजपा के रूप में हमारी पार्टी दिल्ली के दिल से, दिल्ली के हितों से जुड़ी रही है। जनसंघ की स्थापना के बाद से हमने दिल्ली के लोगों की हर तरह से सेवा की। बंटवारे के बाद दिल्ली आए पीड़ितों के लिए जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने पुनर्वास की व्यवस्थाएं बनाई। जब यहां मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनी तो अडवाणी जी और वीके मल्होत्रा जी जैसे नेता दिल्ली के लोगों की आवाज बने। आपातकाल के दौर में दिल्ली के लोगों के साथ जनसंघ के नेताओं ने सत्ता के दमन के खिलाफ संघर्ष किया। 1984 में जिन सिख दंगों में दिल्ली की आत्मा पर
मानवता पर एक भयंकर आघात हुआ, उस संकट काल में भी दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमारे सिख भाई बहनों की हर संभव रक्षा की। दिल्ली और बीजेपी के साथ भावना का है, भरोसे का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकारों के हर अच्छे काम का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचना जरूरी है। इसलिए उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हमेशा सजग रहने के लिए कहा। कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वो ये सुनिश्चित करें कि जीएसटी सुधार का लाभ हर आम आदमी तक पहुंचे। साथ ही आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते हुए हमें स्वदेशी चीजों को अपनाना होगा। साथियों, भाजपा सरकारों के हर नेक काम का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचना जरूरी है। इसके लिए भाजपा के हर कार्यकर्ता को हमेशा जागरूक रहना है, निरंतर काम करना है। आज के इस शुभ अवसर पर जब इतनी बड़ी संख्या में नए पुराने सभी कार्यकर्ताओं से मैं मिला हूं, तो मैं आपसे कुछ मांगने के लिए भी अपेक्षा लेकर के आता हूं। और आप तो भली भांति मुझे जानते हैं कि मैं ऐसे ही काम नहीं करता, कुछ काम आपको भी देता रहता हूं। मेरा आपसे कुछ आग्रह है जो मैं दिल्ली और देश भर के अपने कार्यकर्ता परिवार से साझा करना चाहता हूं। हमें सुनिश्चित करना है कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स का फायदा सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। हमें ग्राहकों को भी जानकारी देनी है और अपने दुकानदार भाइयों को भी जागरूक करना है। जहां हम विपक्ष में हैं, वहां तो हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। वहां जो सरकार है वो जीएसटी में कमी का पूरा लाभ जनता को दे, ये हमें पक्का करना ही होगा। भारत और भूटान के बीच व्यापार, पर्यटन और लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2 अंतर्राष्ट्रीय रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इससे दोनों देशों के बीच के रिश्ते और मजबूत होंगे और भारत भूटान के बीच कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा। इन प्रोजेक्ट के माध्यम से पहली बार भारत और भूटान सीधी रेलवे लाइन के जरिए जुड़ेंगे। 4033 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इन रेलवे प्रोजेक्ट से न केवल दोनों देशों के बीच दोस्ती बढ़ेगी, बल्कि व्यापारिक रिश्तों और पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। रेल परियोजना की जानकारी देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना भूटान के 2 प्रमुख शहरों गेलेफू और समत्से को जोड़ रही है। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्ट से सीमावर्ती क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी नई उड़ान मिलेगी। This project is basically connecting 2 very important cities of Bhutan. One is Gelefu. This is being developed as a mindfulness city, and second is Samse, which is an industrial city. The 2 projects will take off from the network of Indian Railways at Kokrajhar and Banarhat. The investment which is envisaged at this point of time is about 4,033 crore rupees. The total length is about 89 kilometers of railway network will be created. This is the current railway network. The yellow line that you see in between the 2 blue lines, that is the most important economic corridor, rail corridor, connecting Assam, Tripura, Mizoram, Nagaland, Meghalaya. There is a blue line on the top. That line is now getting developed as a major corridor along the northern border, and that line basically provides alternative connectivity, and it's very, very important project. So the takeoff of these 2 projects will happen, one at Banarhat from that blue line that you see, that goes all the way to Samse, and the other one from Kokrajhar that will go to Gelef. New Bongaigaon is a major industrial center in India
where it is getting connected. Kokrajhar is the station, and then it gets connected to the entire Indian Railway network. So, in a sense, by constructing about some 70 kilometers, you get the advantage of 1,50,000 kilometers of railway network. The construction period will be about 4 years for this project. All the land schedules, everything has already been done. Very soon we'll start the construction work. Banarhat to Samse is the second line. On the existing railway line, we'll also have 2 small cord lines so that the movement can happen on both sides of the train seamlessly. This is about 577 crores and this will take about 3 years. Lots of goods movement which takes days today will start happening in few hours. We have seen in Mizoram, it used to take 4-5 days for a cement truck or any other goods truck to reach capital Aizawl. Now that's happening in a few hours. In case of Srinagar, we have seen that the time for goods shrinks from days to hours. So that is the benefit which will happen for Samse as well as Gelefu. This is one of the promises we had made, and we are delivering on this promise. शारदीय नवरात्र का आज 8वां दिन है। आज के दिन मां दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी की पूजा हो रही है। अष्टमी तिथि मां दुर्गा के 8वें रूप की अधिकाष्ठा देवी महागौरी को समर्पित है। मां महागौरी को सुंदरता, शुद्धता, शांति और दया की देवी कहा जाता है और इनकी पूजा से मानसिक शांति, स्वास्थ्य लाभ और समृद्धि में वृद्धि होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुर्गा पूजा की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने देश और विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए भी मंगल कामनाएं व्यक्त की हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि दुर्गा पूजा भारत की समृद्ध संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। मां दुर्गा की 9 रूपों की आराधना न केवल आत्मिक शुद्धि का मार्ग है, बल्कि ये लोगों को सत्य, न्याय और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि ये पर्व समानता, सहिष्णुता और प्रेम जैसे मूल्यों को बढ़ावा देता है। राष्ट्रपति ने नागरिकों से आग्रह किया कि वो महिलाओं के सम्मान और समाज में उनके उचित स्थान को सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दृढ़ करें। उन्होंने प्रार्थना की कि मां दुर्गा सभी को सद्बुद्धि, साहस, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दे। और अहम खबर खेल की दुनिया से है। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप का आगाज आज से हो रहा है। पहले मुकाबले में भारत का सामना श्रीलंका से होगा। दोनों टीमों को पहले खिताब का इंतजार है। एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को हराने के बाद अब बारी है महिला वनडे वर्ल्ड कप में परचम लहराने की और विमेंस वनडे वर्ल्ड कप का आगाज अब आज से हो ही रहा है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला मेजबान भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मैच आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। टॉस 2:30 बजे होगा। टूर्नामेंट की मेजबानी भारत के पास ही है, लेकिन पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका के कोलंबो शहर में खेले जाएंगे। 2 नवंबर तक टूर्नामेंट में 8 टीमों के बीच 31 मैच होंगे
29 और 30 अक्टूबर को 2 सेमीफाइनल होंगे। वहीं 2 नवंबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में फाइनल खेला जाएगा। अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंची तो मुकाबला कोलंबो में होगा। तेलंगाना की संस्कृति को दर्शाने वाला बटुकम्मा उत्सव पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया गया। हैदराबाद के सरूर नगर मैदान में आयोजित सद्दुला बटुकम्मा कार्यक्रम ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। इसने सबसे बड़े लोक नृत्य और सबसे बड़े बटुकम्मा का रिकॉर्ड बनाया है। जाते जाते आपको दिखाते हैं इस उत्सव से जुड़ी कुछ झलकियां। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।